देखो बेटा, लास्ट टाइम असी फ्रिक्शन बारे डिस्कशन कर रहे सी। जो फ्रिक्शन है बेटा उन्होंने असी वैट एंड ड्राई फ्रिक्शन दे विच स्प्लिट करके देखा। वैट फ्रिक्शन बारे असी लेटर ऑन गल करनी है। जो ड्राई फ्रिक्शन है वह मतलब फ्रिक्शन ही है ना, जो असी फ्रिक्शन वर्ड यूज करना इट मीनस वो ड्राई फ्रिक्शन की गल हो रही। और फिर आप ड्राई फ्रिक्शन के बारे जो गल की वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन है। और ड्राई फ्रिक्शन का मतलब है कि वो फोर्स जो दो सॉलिड सरफेसिस जो इन कॉन्टैक्ट आएंगे उदो एक्ट करेगी, है ना। और फिर बेटा आप रोलिंग फ्रिक्शन बारे थोड़ी जी इंट्रोडक्टरी लैक्चर डिलीवर किया सी। उहदे च दस्सिया तुहानू कि रोलिंग फ्रिक्शन है कि किहदे ते डिपेंड करदी। बट ये बारे भी असी हुण लेटर ऑन थोड़ा जा डिस्कस बाद चो भी करांगे। बट हुण मेन साडी कंसनट्रेशन है जिहड़ी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दे उपर है। तो ये ते कंसनट्रेट करना असी स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। हुण स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे असी गल कर रहे सी कल बेटा कि तुसी देखिया भी कि अगर कोई बॉडी होरिजोंटल रफ सरफेस के उपर आप एक एग्जाम्पल लैके डिस्कस कर रहे सी, ध्यान दियो बेटा कि जो अगर कोई बॉडी रफ होरिजोंटल सरफेस के उपर प्लेस्ड है और तुसी उस बॉडी नू पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग होरिजोंटल फोर्स, तो तुसी की देखते हैं कि वो बॉडी अप टू सर्टन वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स रेस्ट ते ही रहती है। और कल वाली एग्जाम्पल दे विच असी देखिया सी कि अगर आ बेटा है होरिजोंटल रफ सरफेस और आ इहदे उपर एक बॉडी रखी है जिसका मास m है और असी F फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी के उपर वेट नॉर्मल रिएक्शन तो एक्ट करना ही है। बट अगर फोर्स F लगान ते बॉडी मूव नहीं कर रही, रेस्ट ते है, एट रेस्ट, तो इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी। हुण ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस बॉडी के उपर ये वाला सरफेस एक्सर्ट कर रहा, तो इत्थे Fs जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इस गिवन बॉडी ते लग रही है इस सरफेस के कारण। इस सरफेस लगा रहा ये उपर और उहदी डायरैक्शन तुहानू कल दसिया सी किस तरफ लेनी है कि जदों बॉडी एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड सरफेस के उपर बेटा रेस्ट ते है ना, तो वो रेस्ट मतलब वो टेंड्स टू मूव वाली पोजीशन च है, सिचुएशन च है, तो उस वक्त उस बॉडी और सरफेस दे विच जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी। और वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंशियल टू द कॉमन इंटरफेस एक्ट करेगी, पर करेगी किस डायरेक्शन च, जिस डायरेक्शन च बॉडी टेंड्स टू मूव है उहदे ऑपोजिट। तो ये सिचुएशन आपां नूं समझ आ गई सी। और उस तो बाद तुहानूं मैं कल गल समझाई सी कि इस एग्जाम्पल च जिहड़ी अप्लाइड फोर्स है होरिजोंटल डायरेक्शन च है, तो अगर F की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 है, अगर 1 है तो 1 न्यूटन है, अगर 2 है तो 2 न्यूटन है, अगर 5 है तो 5 न्यूटन है, और इस तरह करते करते 30 न्यूटन तक गए सी बेटा। तो तुसी की देखिया सी कि इस एग्जाम्पल दे विच असी की ऑब्जर्व किया सी कि अप टू 30 न्यूटन तक जदों आपां अप्लाइड फोर्स नू इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉडी रेस्ट ते रहिंदी है। इसदा मतलब जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वह भी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप नू एडजस्ट कर रही है। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा क्योंकि वो अपनी वैल्यू नू अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकती है, इस करके असी उहदे बारे लिखिया सी कि ये सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फिर बेटा तुसी नोट करते हैं कि जिद्दां ही असी फोर्स 30.1 न्यूटन अप्लाई की, मान लो आ वैल्यू 30.1 न्यूटन आ गई, तो ये जिहड़ी बॉडी है इट बिगिनस टू मूव, जबकि अप टू 30 तक एक ही है एट रेस्ट है। तो इसका मतलब अप टू 30 तक तो ये जिहड़ी फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, पर जिद्दां ही असी ये फोर्स अप्लाई की और बॉडी मोशन च सैट हो गई, स्लाइड करन लग पई, एक्चुअली स्लाइड करन लग पई, तो उस केस दे विच बेटा हुण जिहड़ी फ्रिक्शन आएगी वो काइनेटिक हो जाएगी।
डायनेमिक और काइनेटिक। हुण इहदे बारे आपां सैपरेटली स्टडी करांगे, हुणी करदे हां। तो तुसीं की देख रहे हैं बेटा कि इस एग्जाम्पल दे विच जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उहदी वैल्यू 0 तो 30 न्यूटन तक वेरी कर रही है। तो इस एग्जाम्पल जो 0 है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन दी है मिनिमम वैल्यू, और जो 30 है इस एग्जाम्पल वो स्टैटिक फ्रिक्शन दी है मैक्सिमम वैल्यू। और स्टैटिक फ्रिक्शन दी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसनों असी बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मीन्स कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू है। अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन दी वैल्यू 0 टू, इस एग्जांपल स्टैटिक फ्रिक्शन दी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 न्यूटन भी, 2 न्यूटन भी, 5 न्यूटन भी, 5.5 न्यूटन भी एंड सो ऑन। तो ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन दी वैल्यूज हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज। बट जो एफ एस मैक्सिमम 30 न्यूटन है वो क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू है इस करके वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे अपन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन दा मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन दी वध तो वध वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो वो और किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करेगी, कौन डिसाइड करेगा उसदे बारे भी हुणी आपां डिस्कस करना। बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा उहदी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होएगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन दी जो मैक्सिमम वैल्यू है उन्होंने असी लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन दी वैल्यू डिफरेंट फैक्टर्स ते डिपेंड करेगी, उसदे बारे हुणी आपां डिस्कस करांगे। तो हुण तुसीं नोट की कीता कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा वो सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। हुण क्वेश्चन ये पैदा हो रहा, इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट है दसो बेटा। लक्ष्या, हैं? बोलो बोलो। नहीं नहीं हुण गल सुनो पुत, लिसन लिसन लिसन, ध्यान दिओ। हुण आ गल नूं पुत होर क्लीयर करन लई आपां एक एग्जाम्पल लै सकदे हां कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना ਉਹਦੀ वैल्यू हमेशा कितनी होएगी बेटा। ध्यान दियो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा जेडी फोर्स बॉडी नू सरफेस के उपर मूव करवाने की कोशिश कर रही है ਉਹਦੇ इक्वल होनी है। जेडी फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जेडी बॉडी नू सरफेस के उपर मूव करवाने की कोशिश कर रही है। हुण गल नू सुनियो पुत, जेडी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो हमेशा एफ दे इक्वल होएगी। तो वो कदों होएगी जदों कल्ली एफ लग रही है होरिजोंटल डायरैक्शन। हुण इस गल नूं आपां क्लीयर करना वा, मैं इहनूं एक होर एग्जाम्पल लैके चलण लगा। देखो, क्योंकि इस केस च इस एग्जाम्पल च देखो बेटा आ जिहड़ी फोर्स है ये इस बॉडी नूं अलॉन्ग द सरफेस मोशन च सैट करना चाहती है। आ वाली फोर्स इस बॉडी नूं सरफेस दे अलॉन्ग मोशन च सैट करना चाहती है, बट सैट कर नहीं पा रही। तो इस करके यदी वैल्यू और यदी वैल्यू बराबर है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ दे बराबर नहीं होनी। याद रखो, ये बराबर होनी है जेडी फोर्स बॉडी नूं सरफेस दे अलॉन्ग मोशन च सैट करना चाहती है। हुण मैं जदों ये वर्ड यूज कर रहा बेटा, इनू हुण एग्जाम्पल नाल मैं क्लीयर करन लगा। नारायण, है डाउट कोई? अच्छा, हुण देखो गल नूं इहनूं आपां होर एक्सपैंड कर रहे हैं। देखो क्लीयर करो। हुण सपोज बेटा आ तुहाडी एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, ये उपर सॉलिड बॉडी प्लेस्ड है, यदा मास एम है, ये एक फोर्स लगनी है एम जी, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन तो लगना ही लगना। हुण अगर बेटा इस बॉडी नूं आपां
फोर्स लगाई F, पर यह फोर्स होरिजोंटल डायरेक्शन च नहीं है, ये होरिजोंटल दे नाल एंगल बना रही है थीटा। तो इस केस च आपां इस फोर्स के जो कंपोनेंट लेने हैं पुत, हुण गल नूं समझियो। हुण क्योंकि इस केस च जिहड़ी F फोर्स है, ये फोर्स अलॉन्ग द सरफेस होने करके ये सारी फोर्स बॉडी नूं पुल करना चाहती है, मोशन च सैट करना चाहती है। जबकि इस केस च जिहड़ी आ फोर्स है ना, इहदा सिर्फ आ वाला कंपोनेंट इस बॉडी नूं इस सरफेस के उपर मोशन च सैट करना चाहता है। इस करके इस केस जो एफ एस की वैल्यू है ना, वो किहदे बराबर है, एफ के बराबर नहीं है, एफ कॉस थीटा के बराबर है। तो मतलब जदों तुसी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुसी इक्विलिब्रियम कंडीशन तो निकालनी है कि अगर थोड़े सामने बेटा कोई बॉडी रेस्ट ते है और वो सरफेस के ऊपर मूव करना चाहती है पर मूव कर नहीं पा रही, तो उस वक्त उस बॉडी और सरफेस के विच स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किहदे बराबर होएगी, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आएगी गल। ठीक है, उन्होंने इदा याद नहीं रखना कि वो एफ के बराबर होएगी या किहदे बराबर, इदा नहीं, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो एक्चुअली वैल्यू आएगी। तो हुण तुसी नोट कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल भी बॉडी रेस्ट ते है और ये भी एट रेस्ट है। तो दोनों केसिस दे विच जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेम नहीं आ रही, वो एफ के बराबर है, और इस केस दे विच एफ एस की वैल्यू एफ कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यदा मतलब इस तो यदा मीनिंग ये हो गया, जदों भी थानू कोई पूछे कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तुसी उस बॉडी नू जो है वो इक्विलिब्रियम च होएगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंडर वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकलेगी फोर्सिस नू इक्वेट करके, है ना। वो मैं हुणी दसदा किद्दां करना। उस तो इलावा देखो हुण गल नू सुनो, लिसन। हुण मैं थानू बोलिया सी कि जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इहदी वैल्यू तां इक्विलिब्रियम कंडीशन तो निकलनी है, पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उहदी वैल्यू किद्दां निकलनी है पुत। जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हुण ध्यान दिओ, दोनों च फर्क है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकलनी है इक्विलिब्रियम कंडीशन तो, बट स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन तो निकालनी है तो लिमिटिंग की किद्दां निकालनी है, लिमिटिंग की निकलनी है अलग कंडीशन तो। वो की है बेटा, तो हाले एक लाइन च याद रखो कि जदों भी तुसी किसी भी गिवन सिचुएशन च लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है, तो वह फार्मूला तुसी यूज करना दिस वन। ये कित्थों आया, हुणी आपां करन लगे डिस्कस। तो आ जिहड़ा फार्मूला दे विच म्यू एस है बेटा, ये म्यू एस नूं असीं बोलदे हां कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और आ है बेटा नॉर्मल रिएक्शन। तो हुण दो गल्लां दा फर्क की आ गया बेटा कि अगर थोड़े सामने गिवन सिचुएशन है, उहदे विच तुहानूं पुछया जाए कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर तुहानूं पुछया जाए कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन, तां स्टैटिक फ्रिक्शन दे लई तुसीं उस इक्विलिब्रियम बॉडी दे उपर जिन्नियां भी फोर्सिस लग रही उन्हां फोर्सिस नूं दो कंपोनेंट्स च तोड़ लेना, एक सरफेस दे परपेंडिकुलर, दूसरा सरफेस दे अलॉन्ग। तो परपेंडिकुलर वालियां नूं सैपरेटली इक्वेट कर लेना, जो अलॉन्ग दा सरफेस है उन्होंने सैपरेटली इक्वेट करके तुसी एफ एस निकाल सकते हैं। और पर जे तुसी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है पुत, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लई तुहानूं चाहिदी सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। हुण देखो, हुण जिद्दां तुसी इत्थे देख रहे हैं, सो इस केस च नॉर्मल रिएक्शन है एम जी के बराबर। तो इस केस च जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है म्यू एस इंटू एम जी। पर ये बेटा ये देखो हुण आ जो दो फोर्सिस है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है और आ सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। तो क्योंकि थानू दसिया होया कि इक्विलिब्रियम च इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जिन्नियां भी फोर्सिस आ बैलेंसड है,
मतलब जिन्नी टोटल फोर्स उपर नूं लग रही है एन प्लस एफ साइन थीटा, उन्नी ही फोर्स एम जी थले नूं लगेगी। तो एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा होएगी। मतलब इस केस दे विच नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर नहीं है, इस केस च नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है। तो इस केस दे विच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और इस केस दे विच नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी म्यू एस इंटू एम जी। तो ये पॉइंट्स जिहड़े है ये दिमाग च रखने आ, तुसीं डिस्टिंग्विश करके चलना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और स्टैटिक फ्रिक्शन दे वेले बॉडी जिहड़ी है वो टेंड्स टू मोशन वाली स्टेट च हुंदी है, पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उस वक्त बॉडी जो है ऑन द वर्ज टू स्लाइड, मीनस शुरू करन वाली है बस। तो ये वर्डिंग ते भी ध्यान देना पुत। और एफ एस और एफ एल निकालने का तरीका भी दसता, जदों भी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है, नो डाउट लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, बट उसकी वैल्यू म्यू एस एन तो आएगी। हुण ये फार्मूला आया कित्थों है वो बारे हुण ही डिस्कस करन लगे आपां, पर स्टैटिक फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आनी है। हुण बेटा देखो, हुण अगर तुहानू ये पॉइंट्स के बारे थोड़ा आइडिया हो गया, तो एक्चुअली लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एक्सपेरीमेंट्स तो ये पॉइंट्स ऑब्जर्व किए गए, और उन्होंने पॉइंट्स नू ऑब्जर्व करने तो बाद लॉज की फॉर्म च लिखा गया है ना। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन च फर्स्ट लॉ है बेटा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। मतलब एक्सपेरीमेंट्स तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। दूसरी गल बेटा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन किस तरफ लेनी है बेटा। तो अगर थोड़े कोल आ है एक सॉलिड सरफेस, और इस सॉलिड सरफेस के उपर हुण गल नूं समझियो पुत, मैं जान के थोड़ा गैप शो किया वा, अदरवाइज एक्चुअली ये दोनों सरफेसिस फिजिकली कॉन्टैक्ट च है, सिर्फ क्लैरिटी थानू नज़र आए उहदे करके मैं गैप जान के छड्डिया वा। अदरवाइज ये दोनों बॉडीज, एदा मास अगर आप एन मान लीए, तो आ जी बॉडी है और आ सरफेस है, बोथ आर इन कॉन्टैक्ट। वो सिर्फ डायग्राम च क्लैरिटी लई मैं इनू छड्डिया वा। हुण बेटा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट च है, ठीक है, इस करके आ वाला जिहड़ा सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, ये इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। दूसरा, अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन च, अगर ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन च की है, ऑन द वर्ज टू स्लाइड, तो राइट साइड नू स्लाइड करने की कोशिश च है, तैयार है, तो यदा मतलब इस बॉडी और इस सरफेस दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन होएगी, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस बॉडी के ऊपर किधर नू लगेगी, इस तरफ होएगी। हुण तुसी नोट करो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन तुसी किस तरह ड्रॉ की है बेटा, जस्ट लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन, कि कोई भी जी बॉडी है वो जिस सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट है, तो उस सरफेस के ऊपर जिस डायरेक्शन नू वो मूव करना चाहती है उहदे ऑपोजिट स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होएगी, और अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कॉमन सरफेस होएगी। भी जिहड़ा कॉमन सरफेस है जिथे दोनों सरफेसेस जुड़े हुए हैं, उत्थे अलॉन्ग द टेंजेंट बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंड्स टू मूव और ऑन द वर्ज टू स्लाइड।
तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये दो पॉइंट्स जिहड़े है, दो लॉज है, इन्होंने की दसिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैगनीट्यूड काहदे ते डिपेंड करेगा, तो दूसरे ने दसिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरैक्शन किस तरफ लैनी है। हुण बेटा एक गल होर नोट करो कि इन्हां दो सरफेसिस दे विच बेटा आ जिहड़े दो है, आ बॉडी और आ सरफेस है ना, आ दोनों सरफेसिस कॉन्टैक्ट च एक्चुअली। तो ये जिहड़े दोनों सरफेसिस है, हुण गल नूं सुनो ध्यान दिओ, क्योंकि आ जिहड़ा सरफेस है, ये सरफेस इस बॉडी के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर इस तरफ लगा रहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बॉडी इस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगी, इस तरफ। ठीक है, ज्यादातर केसेस च असीं तां बॉडी के ऊपर ही फ्रिक्शन शो करनी है, बट उस बॉडी ने सरफेस ऑफ जिहदे नाल ओह कॉन्टैक्ट है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ भी फ्रिक्शन लगानी है पुत, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन होने ही होने हैं, ये याद रखो तुसी। पर ज़्यादातर सानू क्योंकि बॉडी दी नाल कंसनट्रेट करना सी ਇਹਦੇ ਤੇ, तो इस करके आ वाली डायरेक्शन ने कंसिडर होना। तो आ फ्रिक्शन लग रही है, सरफेस लगा रहा बॉडी ते, और आ फ्रिक्शन लग रही है, बॉडी लगा रही है सरफेस ते, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये ध्यान च रखनी गल। हुण थर्ड पॉइंट की मैं बेटा गल कर रहा सी, देखो जिहड़ी फ्रिक्शन है ना, जदों भी दो सॉलिड सरफेसिस आपस इन कॉन्टैक्ट है, तो उन्होंने दो सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट दे विच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिन्ना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होएगा, साफ नहीं आ रही? दोबारा ज्वाइन करो बेटा। प्रॉब्लम है ना कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा, ਇਹਦਾ थर्ड पॉइंट है कि जदों भी थोड़े सामने दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट च होणगे, तो उन्होंने विच जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो इस गल ते डिपेंड करेगी कि वो जिहड़े दो सरफेसिस है ना, वो जिहड़े दो सरफेसिस है वो किन्ने ज़्यादा रफ है या समूद है उहदे ते। दूसरा, दो गिवन सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट दे विच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो इस गल ते भी डिपेंड करेगी कि दोनों सरफेसिस का जिहड़ा मटीरियल है वो किहड़ा वा। मतलब हुण जिद्दां देख लो कि मान लो एक बॉडी जिहड़ी उपर रखी है, अगर वो ग्लास की है, नीचे वुडन है सरफेस, है ना, और अगर जिहड़ी ग्लास बॉडी है उन्होंने अगर आप मटैलिक सरफेस ते रखते हैं, तो नेचर ऑफ सरफेसिस जिहड़ी है मटीरियल बदल गया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बदल जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस गल ते भी डिपेंड करती है कि जिहड़े दो सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट है, उन्हां दे विच जो नेचर ऑफ मटीरियल है वो किहड़ा वा, और उन्हां दे विच रफनेस कितनी है, समूथनेस कितनी है, उस फैक्टर ते भी डिपेंड करती है। और इन्हां फैक्टर्स नूं कवर कौन करता बेटा, तो उन्हां नूं कवर करन वाली क्वांटिटी है, उन्होंने कहने आ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि जो FL है ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो इनू असी μSN लिखते हैं, तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी μS लिखिया। हुण बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि L, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इस करके इत्थे जिहड़ा μS है ये की है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यदा मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नूं निकालने लई एग्जैक्ट फार्मूला आ बन गया ना, दिस इज द। और μS की वैल्यू बेटा, जो μS है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यदी वैल्यू जो है वो किहदे ते डिपेंड करती है कि जिहड़े दो सरफेसिस जिन्हां दे विच तुसीं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है, उन्हां दा मटीरियल कौन सा वा, और उन्हां दी रफनेस या स्मूथनेस ते डिपेंड करता। तो इस करके जिहड़ा μS है ना, वो गिवन टू गिवन सरफेसिस लई फिक्स है। तो जे दो सरफेसिस चेंज हो जाएंगे तो वो μS भी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है μS की वैल्यू। और μS एक यूनिटलैस एंड डायमेंशनलैस क्वांटिटी है। क्यों बेटा, क्योंकि जिहड़ा μS है ना, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय N है, आ भी फोर्स है, आ भी फोर्स है, तो दो फोर्सेस की रेशो है μS। तो लाइक क्वांटिटीज की रेशो हमेशा
यूनिट लैस एंड डायमेंशन लैस होंगी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, डायमेंशन लैस है, जस्ट नंबर है। और ज्यादातर केसेस च बेटा जो म्यू एस है ना, ਉਹਦੀ वैल्यू जिन्ने भी तुसी न्यूमेरिकल्स देखोगे तो म्यू एस की वैल्यू लैस दैन 1 है, किसी 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.75 है। तो हुण उत्थों सानू लगन लग पैंदा कि शायद म्यू एस की वैल्यू वो हमेशा लैस दैन 1 ही है, बट इदा नहीं है। तो ये आप देखांगे कि अगर दो प्योरली समूथ सरफेसिस कॉन्टैक्ट है तो उन्हों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिहड़ा वा ना म्यू एस, वो स्टैटिक फ्रिक्शन वो वैल्यू 1.6 तक भी हो सकती है। मतलब हाले इस डिस्कशन च देखो हुण मैं इत्थे एक वर्ड यूज किया, शायद उन्हें थोड़े माइंड च कन्फ्यूजन क्रिएट की है कि अगर दो सरफेसिस जिहड़े इन कॉन्टैक्ट है, अगर वो परफेक्टली समूथ है, परफेक्टली समूथ, तो उन्होंने विच जिहड़ी फ्रिक्शन है म्यू एस की वैल्यू है वो 1.6 हो जाएगी मैक्सीमम। हुण ये वर्ड ने कन्फ्यूजन क्रिएट करती, इसका आंसर आपां अज दे लैक्चर च ही मिल जाना वा, थोड़ा वेट करनी है। हुण म्यू एस जिहड़ा वा बेटा, क्योंकि मैं ये गल ते स्ट्रैस क्यों दे रहा कि ज़्यादातर केसिस दे विच म्यू एस की वैल्यू लैस दैन 1 होएगी। तो पर ये याद रखना कि म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 भी हो सकती है, दैट्स ऑल, हो सकती है। और वो एक एग्जाम्पल आप डिस्कस करांगे। तो म्यू एस की वैल्यू एक तो घट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये याद रख लेना। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया और इन्हें दसता कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो म्यू एस एन फार्मूला यूज करना तुसी। हुण बेटा फोर्थ पॉइंट की है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट कि जिन्हों आप लॉ कह दें, देखो बेटा ध्यान दो, हुण देखो क्या थानू मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? नारायण आ रहे हैं, है ना, दोनों हाथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। हुण देखियो गल नूं समझो पुत, हुण जदों मेरा एक हाथ दूसरे हाथ दे नाल कॉन्टैक्ट च है तां उस केस दे विच आ जिहड़ा तुहानूं इदां एरिया नजर आ रहा, आ वाला एरिया, इनू असी कहने एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इनू की कहने एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब आ जिहड़ा आ वाला एरिया अगर तुसी निकाल दें, आ वाला एरिया, तो ये है जिहड़ा तुहानूं महसूस हो रहा एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पर हुण ध्यान दिओ, हुण आ देखियो, हुण अगर तुसी इदां साइड तो देखो तो तुसी नोट कर रहे हैं विचों तुहानूं गैप भी नजर आ रहा, गैप भी नजर आ रहा। तो हुण बेटा जदों तुसी दोनों हाथ जोड़ो, अपने दोनों हाथ जोड़ो, तो जिहड़े तुहाडे हाथ जुड़े हुए आ वो वाला एरिया तो है एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पर जे हुण थोड़ा साइड तो देखो तुहानूं विचों गैप नजर आएगा। मतलब तुहाडे जिहड़े दो हाथ है ना, वो एक्चुअली बड़ी घट एरिया तो जुड़े हुए हैं, विचों गैप भी है। ਉਹਦਾ कारण की है बेटा? ਉਹਦਾ कारण है, रीजन है कि ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸਿਸ है चाहे ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ बेटा बड़े ही ਸਮੂਥ नजर आते हैं, बट हर सरफेस ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्रोजैक्शनस ਤੇ डिप्रैशनस ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ दूसरे सरफेस ਨੂੰ प्लेस ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ प्लेस ਕੀਤਾ, तो बाहरों देखने उपरों देखने तो थानू लगता भी आ सारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। आ जिहड़ा मैं एरिया दसिया ये है एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। पर अंदरों देखो कि सिर्फ आ है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, आ वाला एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हुण बेटा जदों दो बॉडीज आपस च फिजिकली टच कर रही हैं ना, तो एक हुंदा उन्हां दा एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दूजा है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हुण जो फोर्थ लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, वो की दस रहा थानू कि जेड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, वो नो डाउट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरैक्शन जिस डायरैक्शन च बॉडी सरफेस के उपर मूव करने की कोशिश कर रही है वो ऑपोजिट है बट अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कॉमन इंटरफेस है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो नेचर ऑफ मटीरियल इन कॉन्टैक्ट ते जो रफनेस ऑफ द सरफेसिस ते डिपेंड करती है। पर हुण जिहड़ा फोर्थ लॉ है वो दस रहा कि जब तक बेटा जब तक जो बॉडी है जब तक बॉडी और सरफेस दे विच नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा तब तक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते डिपेंड नहीं करेगी। एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते डिपेंड नहीं करेगी मीनस दो सरफेसिस दे विच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब तक सेम रहिंदा वा। हुण ये गल नूं समझो बेटा, देखो ध्यान दिओ, लिसन। हुण आ देखो आ बेटा आ नजर आ रहा बॉक्स, अब नजर आ रहा है ना, आ बॉक्स नजर आ रहा तुहानू। हुण आ है डस्टर है ना, एक बॉडी है मान लो। हुण जदों मैं इस बॉडी नू इस सरफेस के उपर इदा रखता बेटा, हुण जदों मैं इदा रखिया हुण तुहानू व्यू दिखाना तां हुण एक्चुअली इहदा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आ वाला एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है एपरेंट, दिस इज एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। अच्छा हुण ये जिहड़ा इस केस च देखो जिहड़ा डस्टर है ये इस सरफेस के उपर लाई कर रहा, तो इस डस्टर ते नीचे नू फोर्स लग रही है वेट, ऊपर नू फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, और डस्टर क्योंकि इक्विलिब्रियम च है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। तो इस केस च n की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है ना, ये दिमाग च रखो। और इस केस च एपरेंट एरिया नजर आ रहा थानू। हुण बेटा मैं इस डस्टर नू इदा रखता है ना, जदों मैं इदा रखिया हुण भी इस डस्टर के उपर दो फोर्सिस लग रही, वेट नीचे नू नॉर्मल रिएक्शन उपर नू, और क्योंकि डस्टर सेम ही है, चाहे डस्टर इदा पिया सी चाहे इदा पिया, डस्टर तो वही है। यदा मतलब हुण भी इस डस्टर के उपर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू की है mg है। पर हुण ध्यान दिओ, हुण इहदा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की है पहले नालों ज्यादा कि घट। जदों डस्टर इदा सी ते हुण इदा वा, हुण की है लैस के घट है। हुण बेटा जिहड़ा फोर्थ लॉ कहंदा पता की कहंदा, क्योंकि चाहे डस्टर नूं मैं पहला होरिजोंटली रखिया फिर वर्टिकली रखिया है ना, तो एपरेंट एरिया च फर्क पिया पर नॉर्मल रिएक्शन दोनों केसिस च की है सेम सी mg के बराबर। तो जब तक इहदा मतलब दोनों केसिस दे विच चाहे डस्टर होरिजोंटली रखिया चाहे वर्टिकली, क्योंकि दोनों केसिस दे विच मटीरियल भी वही है, डस्टर भी वही है, थल्ले बॉक्स भी वही है, प्लस जो नॉर्मल रिएक्शन वो भी सेम है। इस करके डस्टर नू चाहे होरिजोंटली रख लिया चाहे वर्टिकली, उहदे और बॉक्स दे विच जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सेम रहेगी। मतलब जब तक जे मान लो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाए फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन ने चेंज होना। लिमिटिंग फ्रिक्शन एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ते डिपेंड नहीं करती एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। तो ये फोर्थ लॉ है बेटा। हुण ये जिहड़ा लॉ है इन्हें की गल समझाती, अदरवाइज हुण देखो इहदा मतलब जे मान लो हुण मैं तुहानू क्वेश्चन पूछा कि अगर ये बॉक्स है और यह डस्टर है, ते आ बॉक्स है ते आ डस्टर है, तो दोनों केसेस च लिमिटिंग फ्रिक्शन किहदे च ज्यादा वा? बॉक्स दोनों च सेम है पुत। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस दे विच जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेम है, इस करके एपरेंट एरिया ते डिपेंड नहीं करनी। जबकि साडे दिमाग च थोड़ा इंप्रैशन ये भी है ना
कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी दो तरह के आ बेटा, एक एपरेंट एरिया, एक एक्चुअल एरिया। तो जिहड़ा आपां नूं नज़र आंदा भी दो बॉडीज आपस च जुड़ियां हुई इन्ने एरिए च, वो एपरेंट एरिया, वो एक्चुअल नहीं है। तो इस कारण करके याद रखना कि जिहड़े लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो वह फोर्थ लॉ जिहड़ा आपां डिस्कस किया वा वो की है कि जब तक दो बॉडी सॉलिड बॉडीज कॉन्टैक्ट च है और उन्होंने विच नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सेम रहिंदी है, तद तक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस गल ते डिपेंड नहीं करेगी कि दोनों का एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घट है कि ज़्यादा वा, वो सेम रहेगी दोनों केसेस। और ये बिहाफ से प्रॉब्लम किहड़ी आएगी बेटा, हुण जिद्दां मान लो तुहाडे साइकिल है, साइकिल दे आपां रबर पैड्स लगा के ब्रेक्स बनाईयां होईयां, तो जिहड़ियां ब्रेक्स है ना, वो साइकिल दे टायर दे उपर चाहे वो ब्रेक छोटे साइज़ की होवे चाहे ब्रेक वड्डे साइज़ की होए, छोटे साइज़ या वड्डे साइज़ ने सिर्फ इफेक्ट की करना पुत, उन्हें सिर्फ ये इफेक्ट करना कि एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लार्जर ब्रेक च वड्डा होएगा, ज़्यादा होएगा, तो समॉलर च छोटा होएगा। पर नॉर्मल रिएक्शन सेम होने करके, क्योंकि जदों आपां ब्रेक ऑन करनी है तो ब्रेक ने टायर नूं सेम फोर्स नाल प्रैस करना, तो नॉर्मल रिएक्शन सेम रहना। तो इस करके जो दोनों केसेस दे विच जो ब्रेक्स है वो सेम इफेक्टिव होणगियां, मतलब छोटी ब्रेक और वड्डी ब्रेक दोनों सेम इफेक्टिवली काम करनगियां। पर फर्क यह है कि जिहड़ी छोटी ब्रेक है उहदी वीयर एंड टीयर उन्हें घस जाना जल्दी, तो जल्दी बदलानी पएगी, वड्डी थोड़ी देर बाद घसेगी, मटीरियल ज़्यादा वा, अदरवाइज रोकण लई इफेक्टिवनैस दोनों की सेम होएगी। और ये आपां इस करके आंसर दे सकें क्योंकि सानू पता लग गया कि दो सरफेसिस जो आपस दे विच कॉन्टैक्ट च है ना बेटा, तो उन्होंने विच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन जब तक सेम रहेगा तब तक वो एपरेंट एरिया ते डिपेंड नहीं करेगी। तो ये है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो ये बारे क्लियर होया लक्ष्य? भरत, नवनीत, अंकुश, नारायण, साहिल, समूहन, हुण देखो बेटा, हुण तुसी की देखिया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, इन्हां नूं निकालण लई आपां किहड़ी-किहड़ी कंडीशन अप्लाई करनी है। हुण लिमिटिंग फ्रिक्शन की गल जदों तुहानूं कल मैं समझाई सी, बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि पुत, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि एक सॉलिड बॉडी जदों दूसरी सॉलिड बॉडी दे नाल कॉन्टैक्ट च है, तो जदों एक बॉडी दूसरी बॉडी दे विद रिस्पैक्ट टू अदर बॉडी ऑन द वर्ज टू मूव है, मतलब मूव करन दी तैयारी च है। सो इहदा मतलब तुसी की कह सकते हैं बेटा, ध्यान दियो, अगर थोड़े सामने टेबल दे ऊपर एक बुक रखी है और मान लो असी कैलकुलेशन करके बुक और टेबल दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेने हैं, तो मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई सपोज 10 न्यूटन, तो वह सिग्निफिकेंस पता की है कि उस बुक नूं टेबल दे ऊपर मोशन च सैट करन लई थानू मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पैनी है, 10 न्यूटन तो थोड़ी जी ज़्यादा, हल्की जी ज़्यादा, तां उन्हें मूव करना वा। इट मीनस अगर बॉडी रेस्ट ते है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर और तुसी उस बॉडी नूं मोशन च सैट करना चाहते हैं बेटा, तो उस केस दे विच थानू मिनिमम कितनी फोर्स लगानी पैनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो स्लाइटली ग्रेटर दैन, घट्टो घट, हल्की जी ज़्यादा, उन्होंने इक्वल टू मान लेने थोरैटिकली, पर अदरवाइज प्रैक्टिकली स्लाइटली ग्रेटर दैन, हल्की जी ज़्यादा लगाओगे तो बॉडी मूव करेगी। यदा मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सानू की आइडिया हो जाता
कि एक बॉडी दूसरे सरफेस के उपर रैसट तो मोशन च सैट करनी होए तो घट्टो घट्ट कितनी फोर्स लगानी पेगी। इट मीनस अगर टेबल के उपर रखी हुई बुक और टेबल के विच लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो अगर तुसी फोर्स 10 न्यूटन तो घट लगाने तो बुक ने कभी भी किसी भी हालत च मूव नहीं करना, है ना। अच्छा हुण इधर देखो, हुण बेटा मान लो एक दूसरी बुक है वो भी टेबल ते रखी है, तो उहदे और टेबल दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करन तो बाद आ गई है सपोज 30 न्यूटन। तो यदा मतलब पहली बुक नूं चलाना मोशन च सैट करना ईजी है, दूसरी नूं मुश्किल है। इट मीनस किस बॉडी नूं सरफेस के उपर मोशन च सैट करना आसान है कि नूं मुश्किल है, यदा आइडिया सानू कौन दसदा, उस बॉडी और सरफेस के विच जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो दसदी है, वो दसदी है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा वो ओदी ये सिग्निफिकेंस हो गया। और जेडे दो सरफेसिस आपस च कॉन्टैक्ट च है उन्हां दे विच जिन्नी ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होएगी, इहदा मतलब बॉडी नूं सरफेस के उपर मोशन च सैट करना उन्ना मुश्किल होएगा, आसान नहीं होएगा, मुश्किल होएगा। तो जिहदी लिमिटिंग फ्रिक्शन घट होएगी आसान होएगा। हुण ये गल समझ लगी पुत्र? हुण अगर ये समझ लग गई है तो आप ये बिहाफ ते हुण एक प्रॉब्लम करन लगे हाँ। देखो आ है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस सरफेस के ऊपर आ एक बॉडी है जिसका मास m है। तो इस बॉडी नूं जे तुसी मोशन च सैट करना तो सानू फोर्स लगानी पएगी। तो मान लो आप इस बॉडी के उपर फोर्स लगाने F, और ये फोर्स जो आप बॉडी ते लगाई तो ये फोर्स की शो कर रही है कि असी बॉडी नूं पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। जो पुल करन लई असी फोर्स लगाई तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल दे नाल मान लो एंगल बना रही है थीटा। तो हुण बेटा दूसरा केस है, हुण ध्यान दियो। हुण आ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर असी बॉडी नूं मूव करवाना, सेम बॉडी है सेम सरफेस है, मूव करवाना, पर हुण आपां बॉडी नूं फोर्स लगा के पुल नहीं कर रहे, हुण आपां पुश करांगे, पुश। तो पुश करन लई बॉडी नूं पुश करन लई की करना पएगा सानू, जिहड़ी फोर्स है पुत वो इदां लगाती है ना, इदां लगानी पैनी। एक्चुअली आ फोर्स है ना, इहनूं एक्सटेंड करता मैं जान के, आ फोर्स। हुण आ जिहड़ी फोर्स है मान लो ये भी हॉरिजॉन्टल दे नाल एंगल बना रही है थीटा। हुण इहदा मतलब तुसी रेस्ट ते पई बॉडी नूं पुल दे नाल भी मोशन च सैट कर सकते हैं, पुश नाल भी, पर ईजी किहड़ा होएगा हुण तुहानूं दस्सिया वा, क्योंकि ये रफ सरफेस है। तो दोनों बॉडीज़ नूं रेस्ट तो मोशन च सैट करन लई जिहड़ी आसान या मुश्किल काम कित्थों पता लगना, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो दोनों केसेस च लिमिटिंग फ्रिक्शन जिहड़े केस च ज़्यादा होगी वो मुश्किल होएगा, जिहदे च घट होएगी वो आसान होएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किद्दां कड्ढी दी है पुत? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाली दी है μs(n) तो। हुण क्योंकि आ बॉडी और सरफेस दोनों केसेस च वही सेम ही है, इस करके μs की वैल्यू तो दोनों केसेस च सेम है। हुण n की वैल्यू दोनों केसेस च नोट करिए। हुण इस केस च इस बॉडी के उपर इस पुलिंग फोर्स तो इलावा दूजी फोर्स लग रही है वेट ते नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो आ जिहड़ा mg है आ नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, जिहड़ी फ्रिक्शन है वो अलोंग द सरफेस ही होनी है। तो हुण आ जिहड़ी फोर्स है ये ना तो सरफेस दे अलोंग है ना परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट्स बनाते एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀਆਂ, मतलब जिन्नी फोर्स उपर नू एन प्लस एफ साइन थीटा उन्नी फोर्स नीचे नू, तो एन की वैल्यू आ जानी है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो पुल वाले केस च नॉर्मल रिएक्शन इन्ना वा। हुण पुश वाले केस च देखिए बेटा, हुण आ जिहड़ी फोर्स है इहनू तुसीं फरदर एक्सटेंड कर सकते हैं पुत, जिहड़ी फोर्स की डायरैक्शन है ना उस लाइन नू जिन्ना मर्जी लंबा कर लो डायग्राम च। तो अगर आ फोर्स है तो आ जिहड़ी होरिजोनटल डायरैक्शन है इहदे नाल आ एंगल क्योंकि थीटा बन रहा, तो इस फोर्स का इधर नू कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा और आ बन गया एफ साइन थीटा। और इस तो इलावा इस बॉडी और इहदे च वेट आ गया है ना, और नॉर्मल रिएक्शन आ गया और आ फ्रिक्शन आ गई। हुण देखो हुण आ जिहड़ियां परपेंडी आपां की कीता, आ वाली फोर्स ना तो सरफेस दे अलोंग सी ना परपेंडिकुलर, इहदे कंपोनेंट्स बनाते। कंपोनेंट्स बनाने तो बाद हुण आ जिहड़ियां फोर्सिस है इन्हां ने बैलेंस होना। तो उपर नू फोर्स है एन डैश, नीचे नू फोर्स है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तुसीं की नोट कर रहे हैं बेटा, पुल वाले केस च या पुश वाले केस च नॉर्मल रिएक्शन किहदे विच ज़्यादा वा? पुश वाले केस च। पुल वाले च है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, पुश वाले केस च है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। पुश वाला केस ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर पुश वाला केस ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन है तो इट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पुशिंग वाले केस च ज़्यादा होएगी। इसका मतलब जिथे लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा उस बॉडी नू रेस्ट तो मोशन च सैट करना मुश्किल है, मतलब पुलिंग आसान है पुशिंग मुश्किल है। तो क्वेश्चन की बन गया कि अगर ये प्रूव करना आ जाए कि पुलिंग इज ईजियर दैन पुशिंग, तो असी ये आर्टिकल प्रूव कर सकते है ना। तो इतों क्लीयर है, इसका मतलब अज तो बाद इनू सिर्फ आर्टिकल या सपोज मार्क्स लैन लई नहीं, हुण जे मान लो समान तुहाडे घर च कोई हैवी बॉक्स है, हैवी डाइनिंग टेबल है, उन्होंने आपां पुल करके या पुश करके एक तो दूजी जगह शिफ्ट करना, तो किनू प्रैफरेंस देनी? पुलिंग नू। पुल करके ले जाना सौखा वा, पुश करके ज़्यादा जोर लगेगा। अच्छा हुण बेटा एक होर गल, ये आपां लेटर ऑन पढ़ांगे, न्यूमेरिकल आएगा कि हमेशा फोर्स पुल करन या पुश करन वेले इनकलाइंड ही क्यों लगाई है, होरिजोनटल क्यों नहीं लगाई? तो होरिजोनटल वेले पुत आपां देखांगे कि फोर्स ज़्यादा लगेगी, वो न्यूमेरिकल च आएगा, प्रूव करांगे। हाले इनू इदां ही छड्ड देना तुसीं लोकां ने। इदां ही याद रखो कि अगर एग्जाम च आ जाए ना ईजियर दैन पुलिंग इज ईजियर दैन दैट ऑफ पुशिंग ए बॉडी, तो वो ये आर्टिकल प्रूव कर देना है ना। तो ये क्लीयर हो गया थानू कि नहीं होया? नारायण, अंकुश, भरत, लक्ष्या, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा हुण देखो हुण बेटा इस तो पहला आपां गल कीती है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन दी है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन दी ही मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हुण एक न्यूमेरिकल आपां ट्राई करिए। सपोज आ एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और आ जिहड़ी बॉडी है इसका मास दिता होया सपोज 10 kg, जी की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वेयर सेकंड है। और इस आ जिहड़ी बॉडी है बेटा, ठीक है, इनू आपां पुल कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स एफ। तो इस बॉडी
और सरफेस दे विच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.6। इस बॉडी और सरफेस दे विच कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6। हुण क्वेश्चन ये भी आ सकता कि एक तो की करो, ये आंसर दसो, विल द बॉडी मूव ओवर द सरफेस? क्या बॉडी मूव करेगी ओवर द सरफेस? हुण इहदे लई बेटा तुहानूं दस्सिया होया कि किहड़ी फोर्स है जिन्हें बॉडी नूं सरफेस ते मूव करवाना, वो है जिहड़ी सरफेस दे अलॉन्ग है। हुण एफ जिहड़ी फोर्स है अलॉन्ग द सरफेस दित्ती है ना, तो क्या ये फोर्स सरफेस नूं मूव करवा, सरफेस ते बॉडी नूं मूव करवा पाएगी? तो उसका जवाब यह है कि अगर इस फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा वा, और थ्रैटिकली आप कह दें इक्वल टू और ग्रेटर दैन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ते बॉडी ने मूव करने नूं तैयार हो जाना ना, तो अगर इस एफ की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या ज्यादा वा तो यदा मतलब बॉडी मूव करेगी, और अगर यदि वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है फिर बॉडी मूव नहीं करेगी। और उस केस च अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तब बॉडी और इस सरफेस दे विच स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी। तो विल द बॉडी मूव ओवर द सरफेस? इफ बॉडी मूव्स, सॉरी, इफ बॉडी डज नॉट मूव, क्योंकि हाले मूव वाला तो किया ही नहीं, डज नॉट मूव, देन कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शन। हुण देखो बेटा, हुण मान लो एफ की वैल्यू दी है 20 न्यूटन या 10 न्यूटन तो शुरू कर लेने आप। हुण अगर फोर्स 10 न्यूटन है तो क्या ये बॉडी सरफेस ते मूव करेगी कि नहीं, उसका जवाब देने लई तुहानू पता की करना पैना, इस बॉडी और सरफेस दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी पैनी, जिहड़ी कि म्यू एस एन दे बराबर है। हुण म्यू एस की वैल्यू दी हुई है और एन की वैल्यू इत्थों पता लग जानी, एम जी। म्यू एस दिता 0.6, एम है 10 इंटू 10, हुण तुहानू की दस्सिया बेटा, क्योंकि जिहड़ी तुहाडी अपलाइड फोर्स एफ है ये अलॉन्ग द सरफेस एक्ट कर रही है, तो इस बॉडी नूं सरफेस ते मूव करवाने लई एफ की वैल्यू एफ एल दे घट्टो घट्ट बराबर या ज्यादा होनी चाहिए है, पर यह तो घट है, 10 न्यूटन तो 60 तो घट है। यदा मतलब तुहाडा आंसर आएगा बॉडी विल नॉट मूव ओवर द सरफेस। तो जे बॉडी मूव नहीं करेगी तो फिर बॉडी और सरफेस च स्टैटिक फ्रिक्शन किधर नूं होएगी, क्योंकि ये फोर्स बॉडी नूं मूव करवाने की कोशिश कर रही है, टेंड्स टू मूव, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर नूं आएगी। हुण स्टैटिक किद्दां कड्ढनी है बेटा, आ लिमिटिंग कड्ढी है, हुण एन एम जी के बराबर है, और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम च मूव नहीं कर रही, तो जिन्नी फोर्स लैफ्ट नूं उन्नी राइट नूं, लैफ्ट नूं है एफ एस, राइट नूं है एफ, और एफ एस के बराबर आ गया, एफ 10 न्यूटन के बराबर। सो इसका मतलब इस केस च स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन के बराबर। अच्छा, अगर ये वैल्यू 40 न्यूटन है बेटा, भी बॉडी नहीं मूव करेगी, क्यों? क्योंकि ये फोर्स ये तो लैस दैन है, और उस वक्त एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब जदों आपां स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर कढ़ना तो उहदे च डायग्राम बना के उस बॉडी ते लगन वालियां वेरीअस फोर्सेस शो करके इक्विलिब्रियम रिजल्ट यूज करना, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरैक्टली म्यू एस एन तो निकाल लैनी है ना, और एन की वैल्यू उस सिचुएशन च कितनी है वो तुसी जरूर देखनी है। तो अज आपां बेटा